बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट लेक्चर के अंदर जो लेक्चर नंबर 1 था उसके अंदर हमने जो चीज़ जहाँ से छोड़ी थी उसको वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं और इसको हम जो लेक्चर नंबर 2 ये इंट्रोडक्शन जो हमारा अभी चल रहा है और इस लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इसको मुकम्मल कर लें। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह टॉपिक वाइज चीज़ों को लेकर जो चलेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि लेबर लॉ के अंदर पहली बात कि वर्कमैन को डेफिनेशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या होगा, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्कमैन, लेबर यूनियन एंड रजिस्ट्रेशन एंड स्कोप और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेबर कोड, pause and function and jurisdiction. Of लेबर कोड देखिए, इसको खास तौर पर आप जो समझिए, ये बात की बात है जो टॉपिक हैं इस जुरिडिक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा आप अंडरस्टैंड कीजिए। जब मैं इस पोर्शन से पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रहा था, मैं आर्डिनरी कोड और सिविल और आर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट्स का वो स्ट्रक्चर आपको समझ रखा और फिर आपको बताया कि आर्डिनरी कोर्ट से जो ये कोर्ट्स अलग हो, रियासत ने ज़रूरत के तहत एक इर्तिकाई अमल के ज़रिए जब वो इन अदालतों को आम अदालतों से अलग किया और हर अदालत को जो अलग किया उसको थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अलग किया और जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है वो उस अदालत की बनावट यानी कंपोजिशन की एस्टेब्लिशमेंट, उसके पार्ट एंड फंक्शन और जुरिडिक्शन का तयन करता है। वो लिस्ट प्रोवाइड करता है, वो केसेस प्रोवाइड करता है कि जो केसेस जो है वो लेकर वो कोर्ट अलग हुई, वो इसलिए अलग हुई ऑब्जेक्ट तो उसका ये है कि ऑर्डिनरी जो कोर्ट है उसमें चीज़ें जो वो इंटरमिंगल ना हो, उनसे वो बाइफरकेट होकर जो सिटीजन है उसको एक्सेस टू जस्टिस जो वो कॉम्प्लेक्स के बजाय ईजीएस्ट वे के अंदर जो वो प्रोवाइड करे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कौन से मैटर जो है वो लेबर कोर्ट में जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एक ही नुकता आपको बताता हूँ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट या टॉपिक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। यहाँ ये बात आपने मजीद ध्यान में दे दो कि एक इस IRA 2012 के तहत आपकी NIRC नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये भी इसी के तहत जो कंपोज होता है। इसकी पार्ट फंक्शन का भी इससे रिलेटेड है, इससे अलग है। थोड़ा सा फर्क ये है कि जो थोड़े लो लेवल के मैटर होते हैं, जो थोड़े कम उसके छोटी इंडस्ट्रीज के मैटर्स होते हैं, वो लेबर कोर्ट में फाल करेंगे, उसके एम्बेड में फाल करेंगे। ये जब आप एक्ट को पढ़ेंगे तो फिर आपको मैं इसको बाइफरकेट कर दूंगा कि कौन कौन से मैटर जो आपके NIRC में जाएंगे, जो नेशनल लेवल की नेशन वाइज आपकी इंडस्ट्रीज हैं उनके मैटर जो NIRC में जाएंगे, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके जो मैटर जो पाकिस्तान में रजिस्टर करती हैं उनके जो मैटर्स हैं वो आपके NIRC में जाएंगे, और जो लोकल इंडस्ट्रीज है वो छोटी हैं, उनका एक साइज डिफाइन किया गया है
उसके हवाले से जो मैटर्स होंगे वो लेबर कोड की जुरिडिक्शन में फॉल करेंगे। लेकिन ये बात कॉमन रहेगी दोनों में कि जहां इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा, मिसाल के तौर पर एक बंदा वर्कमैन की डेफिनेशन में फॉल करता है और वर्कमैन का अगर कोई फैमिली डिस्प्यूट है तो दैट डज नॉट कम अंडर द एम्बट ऑफ द लेबर कोड। अगर उसका किसी प्लॉट पर किसी प्रोसेस से किसी रिश्तेदार से ताल्लुक कोई डिस्प्यूट है तो दैट डज नॉट कम अंडर द एम्बट ऑफ दिस सिनेरियो, दैट डज नॉट कम अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द लेबर कोड, दैट डज नॉट डेल्ट विद रिगार्ड्स विद द आईआर 2012। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होना चाहिए। ये बुनियादी असूल है इस बात का तयन करने के लिए, इस बात का तल्लक कायम करने के लिए कि उनके दरमियान जो है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो। अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा तो ऑफ कोर्स के वो फॉल करेगा इस डेफिनेशन के अंदर, इस एम्बेड के अंदर। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या हो सकता है जी? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट यही हो सकता है कि लेबर के राइट्स का मामला है, लेबर की सैलरी जो है वो पेंडिंग हुआ है, लेबर अगर कहीं जख्मी हो गया है तो उसको अगर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत उसको कंपनसेट करना है और वो कंपनसेट उसका मालिक उसको नहीं कर रहा है, ये हो सकता है। उसको ग्रेच्युटी नहीं दी जा रही, उसको विदाउट नोटिस जो है वो सर्विस से बाहर कर दिया गया है और वो अब अग्रीव्ड है और उसे अपनी ग्रीवेंस के बाबत सेक्शन 33 ऑफ आईआर 2012 का नोटिस दे दिया है, नोटिस के बावजूद उसकी ग्रीवेंस को जो वो रिजॉल्व नहीं की, तो दिस इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो इस डेफिनेशन के अंदर जब वो फॉल करेगा तो वो जब वो इस एम्बेड में फॉल करेगा लेबर कोड की और उसको आईआर 2012 के तहत जो प्रोसीजर है वो उसके तहत जो उसको एड्रेस किया जाएगा। तो ये था हमारा जो लेबर से रिलेटेड आपका इंट्रोडक्शन, ये यहाँ हमारा बात मुकम्मल हुई। तो अब हम आगे चलते हैं, इसका जो सेकंड पोर्शन है वो है टैक्स लॉ। अब हम टैक्स लॉ को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे जनरली ही और उसके बाद फिर हम वो मुकम्मल होने के बाद टॉपिक पर चलेंगे। ये जो टॉपिक मैंने लेबर लॉ की यहाँ मेंशन किए, यही टॉपिक हम जो है वो आगे चलकर पढ़ेंगे। अब हमारा दूसरा जो पोर्शन है टैक्स लॉ, इसको देखते हैं ये क्या चीज है, इसका क्या इंट्रोडक्शन है, इसके क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके क्या एस्पेक्ट है। एक लोकल एग्जांपल से जो आपकी और मेरी जात से रिलेटेड है, वहां से मैं इसका इंट्रोडक्शन शुरू करूंगा कि आपको और मुझे अपनी अनफरादी जिंदगी में, अपनी आइली जिंदगी में जो हमारी फैमिली लाइफ है, हमारी जो एक सोशल लाइफ है हमारी सोसाइटी की जिसके अंदर हम रहते हैं, या कोई इंस्टीट्यूट है जैसे ये आपका सिटी लॉ कॉलेज है, या आपकी शहर की कोई सरकारी, निजी या गैर सरकारी तंजीम है, या रियासती कोई डिपार्टमेंट है, उसको चलाने के लिए आपको एक्सपेंडिचर की जरूरत है। आपने कहीं ना कहीं से रेवेन्यू जनरेट करना है हलाल ज़राए से, अनलेस के दैट इज फॉरबिडन बाय लॉ, जिनको जो उन ज़राए को छोड़कर जो कानून ने मना किए हुए हैं। हमने देखें, जब मैं अपनी ज़ात की बात करूँगी, आप अपनी ज़ात की बात करें तो आपको अपनी हवाले से सुबह से लेकर शाम तक अपने अफेयर्स को चलाने के लिए, अपने डेली रूटीन को चलाने के लिए आपको पैसों की जरूरत है, आपको फैमिली लाइफ के लिए पैसों की जरूरत है, ये अदारा चल रहा है पैसों की जरूरत है, मुल्क चल रहा है इसी तरीके से तो पैसों की जरूरत है। यानी स्टेट जो है वो अपने अफेयर्स को रन करने के लिए जो है वो उसको रेवेन्यू की जरूरत है, पैसों की जरूरत है। लेकिन इससे पहले कि स्टेट को अपने अफेयर रन करने के लिए पैसों की जरूरत है, ये जरूरी है कि मैं आपके सामने ऑब्जेक्ट ऑफ जो स्टेट है, स्टेट के वजूद का जो जवाज है किसी रियासत, यानी हम पत्थर के ज़माने से अगर चलकर पत्थर के ज़माने से हम एक इब्तदाई अमल के लिए जदीद मौजूदा रियासती निज़ाम के अंदर अगर दाखिल हुए तो हमें किन मकासद के लिए हम दाखिल हुए। आपको पता होगा, आपने इंसानी तारीख का मुताला किया होगा कि इंसानी तारीख के अंदर जो पत्थर का ज़माना था वहाँ एक ही असूल था, माइट इज राइट।
जिसका आम माना बनता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो ताकतवर था वो कमजोर को दबा देता था। तो पहला रियासत के जो नजर में पहला जो कंसेप्ट था वो क्या था? पहला जो ऑब्जेक्ट उसकी नजर में था वो था डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। वो यानी माइट इज राइट के असूल से उनको निकालकर लोगों के दरमियान यह तवाज़ुन कायम किया कि कोई ताकतवर किसी कमजोर को दबा न सके। तो ये पहला ऑब्जेक्ट था रियासत का। ऑब्जेक्ट ये टेक्स्ट क्लास से रिलेटेड थोड़ी सी प्रीवियस एस्पेक्ट है जो आप साथ शेयर करना जरूरी है। मैं इसलिए आपसे कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेट पहला था डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। और दूसरा था वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक हो गया जी। अब यानी जो ताकतवर था पत्थर के जमाने में वो बेलगाम घोड़े की तरह जो भागता था और जाकर कमजोर को जब वो दबा देता था और उससे जो चीज थी जो इस्तेमाल की चीज उसके पास भी थी। उस जमाने में इस्तेमाल की ज्यादा से ज्यादा यही चीज होती थी कि खाने पीने की। ये मैक्सिमम जरूरत थी इंसान की। आज के ज़माने की तरह, आज के जदीद ज़माने की तरह उसकी ज़रूरत के मुख्तलिफ तकाज़े नहीं थे। उस वक्त मुख्तसर सी रिक्वायरमेंट थी, मुख्तसर सी ज़रूरतें थी, तो वो जो थी वो उससे जो वो सनायत कर लेता था। तो रियासत ने आकर उसकी आज़ादी जो है वो कर्टेल की, उसके अंदर कमी वाक़या की और उसने अपनी ये आज़ादी छोड़ी और ये असूल तय हुआ कि मेरी आज़ादी आपकी नाक की नोक से पहले खत्म और आपकी आज़ादी मेरी नाक की नोक से पहले खत्म। यानी आज़ादी हमें है, फंडामेंटल राइट रियासती आइन के लिए हमें हमारे पास मौजूद है, मगर हमारी आज़ादी के नतीजे में कोई और शख्स या उसके राइट्स या वो इन्फ्रिंज ना हो तब तक हमारी आज़ादी है। तो रियासत के अंदर शहरियों ने अपनी बेलगाम आज़ादियों को सरेंडर किया, अपनी बेलगाम आज़ादियों को सरेंडर किया। बेरार रब्त आज़ादी जो थी कि जिसके नतीजे में वो कुछ भी कर सकते थे, उसको सरेंडर करके एक असूल, एक कायदे, एक कुली, एक ज़ाब्ते के नीचे वो वही ज़ाब्ता आपका ला के रखा है। जो ज़ाब्ता रियासत ने एक तकरीरी अमल के जरिए मरतब किया, वही असूल, वही ज़ाब्ता आपका कानून है और वही आपके निसाब का हिस्सा है कि जिसके लिए वो क्या कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता, उसके क्या असूल हैं, क्या हकूक हैं, क्या उसके फ़राइज़ हैं, किसी भी शहरी के उनका जो है तयन कर दिया गया। अब वो जो तयन हुआ और उसके बाद उसकी आज़ादी जो है एक सिस्टमैटिक सिस्टम के नीचे आई, तो उसने अपनी बेलगाम आज़ादी को सरेंडर किया, मगर किस चीज़ के अगेंस्ट किया? डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट, फरामी इंसाफ के असूल और वादे के अगेंस्ट। यानी रियासत ने उससे वादा किया कि तुम अपने किसी कमजोर को नहीं दबाओगे तो किसी को तुम्हें भी नहीं दबाने देंगे, तुम्हारे साथ ज्यादती होगी तो आज़ादा करेंगे, मगर तुम अगर किसी के साथ ज्यादती करोगे तो सजा देंगे। तो इस वादे के साथ जो है वो लोगों ने अपनी बेलगाम आज़ादी को छोड़कर एक असूल के नीचे आए, एक कानून के नीचे आए, एक फ्लैग के नीचे आए। पूरी दुनिया में यही हुआ और हमारी रियासत के अंदर भी जब वो यही है। पहला तो ये था। दूसरा था वेलफेयर ऑफ द पीपल। दूसरा रियासत का वादा ये था कि आप हमें टैक्स दें और हम ये टैक्स आप पर जो है वो खर्च करेंगे फला पॉलिसी के तहत, फला असूल के तहत। अब वो पॉलिसी क्या है? आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हैं, आपको पता है कि यहाँ बालागाई देश के जरिए आप अपनी जो हुकूमत बनाते हैं, आप अपनी हुकूमत के नुमाइंदे चुनते हैं, तो मुख्तलिफ जो पोलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपने इलेक्शन कैंपेन के जरिए अपना मंशूर आपके साथ जो शेयर करती है कि अगर आप हमें हम पर एतमाद करते हैं, आप अपनी राय हमारे हक में देते हैं, तो हमारा ये मंशूर है।
हम आपके पैसे को इस पॉलिसी के तहत, यानी हम हेल्थ के अंदर ये रिफॉर्मेशन लेकर आएंगे, हम एजुकेशन के अंदर ये रिफॉर्मेशन लेकर आएंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये रिफॉर्मेशन लेकर आएंगे, हम जो दीगर ज़राअत की शोबा है या जो हमारा PIA है, जो आपके जो एक पूरा रियासती स्ट्रक्चर है उसको एक फलां असूल के तहत जो हम एडमिनिस्टर करेंगे। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अपना ही मंशूर देती है, वो अपना, अब उसमें से जो पब्लिक को जो मंशूर पसंद आता है, जिस असूल को, जिस तरीक़ेकार को पसंद करते हैं, तो वो उस मंशूर को वो अपना हक में अपनी राय देते हैं। और ऊपर पॉलिटिकल पार्टी जो विन करती है तो वो गवर्नमेंट फॉर्मेट करती है। जब वो गवर्नमेंट फॉर्मेट करती है तो आपने जो टैक्स के जरिए पैसा दिया होता है वो आपको वेलफेयर और वेलबींग पर जो वो एक्सपेंड किया जाता है। तो दूसरा, यानी पहला असूल ये था कि आपकी बेलगाम आज़ादी, आप सरेंडर करेंगे तो आपको इंसाफ मिलेगा। दूसरा ये था कि आप पैसे देंगे, आप टैक्स देंगे, हम आपकी वेलफेयर करेंगे। मैं न सिर्फ आपके साथ ही जो टैक्स लॉ की स्कीम है, इसके जो स्ट्रक्चर है, इसके जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट हैं, न सिर्फ आपके साथ ये डिस्कस करूंगा, बल्कि कोशिश मेरी होगी कमिंग लेक्चर्स के अंदर कि आपके साथ इसको क्रिटिकली भी आपके साथ जो इसको डिस्कस करूं कि हमारी जो माशी पॉलिसी है, हमारा जो माशी सिस्टम है, ये जो अपाइज क्यों है, हम आज दिन तक जो अपने पाँव पर क्यों नहीं खड़े हो सके हैं, हम आज तक जो कर्जों पर क्यों चल रहे हैं, हम अपने टैक्स नेट को क्यों नहीं बढ़ा सके हैं, हम अपने टैक्स सर्कल को इनहांस क्यों नहीं कर सके हैं, हम अपने देखिए हम इंडिविजुअली तो अपने फाइनेंशियली जो लोग हैं वो ठीक हैं, वो फाइनेंशियली साउंड हैं, लेकिन जो जनरली जो स्टेट की जो खजाना है वो खाली क्यों है, वो कर्जे पर क्यों चल रहा है, हमारा बजट क्यों डेफिसिट का शिकार है, हमारी जो इंपोर्ट है, हमारी जो एक्सपोर्ट है उसमें डेफिसिट क्यों है, ये सारी चीज़ें जो हमारे डिस्कस करने वाली हैं इंशाअल्लाह इस सब्जेक्ट के अंदर ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें हम इस एस्पेक्ट के साथ जो है डिस्कस करेंगे। तो ये दो बातें आपने नहीं भूलनी, ये आपने ज़हन में रखनी है कि ये ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेट है, ये बुनियादी मकसद है किसी रियासत के वजूद का। इसके अलावा यदि वो पढ़ते होते थे ना माशरती लोगों के अंदर कि पाकिस्तान बनाना मकसद ना था, पाकिस्तान मकासद के असूल का जरिया था। यही बात जो है वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो 30 दिसंबर 1930 को अपना खुतबा दिया इलाहाबाद के मुकाम पर, वहाँ भी उन्होंने यही कहा हमारा मजहब, हमारी रियासत, हमारी माशरत उनसे मुख्तलिफ है, ये दो कौमें हैं, जरूरी है कि जिन इलाकों में मुस्लिम अक्सर तमाम का रियासत कायम की जाए। यही बात का आज़ादी मकासद में पार लाहौर में मंजूरी, वहाँ भी यही था कि पाकिस्तान बनाएंगे, उसके असूल क्या होंगे। यही बात आपकी जो करारदाद मकासद 1947 में हुई उसका था, यही बात जो आपका दिबाचा था 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें भी यही बात थी, और यही बात आपके 62 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थी, यही बात आपके 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, और यही बात 73 तक ये दिबाचा रहा, और 73 के बाद 1985 में जब जा के दौर में इसमें अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो ये जो दिबाचा था इसका, इसको बाज़ाब्ता तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट का हिस्सा बनाया गया आर्टिकल 2A के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि सॉवरेनिटी बिलोंग टू अल्लाह ऑलमाइटी एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एक्सरसाइज दिस सॉवरेनिटी थ्रू चूजन रिप्रेजेंटेटिव एज अ सेक्रेट ट्रस्ट। तो ये जो था सिस्टम के जो रियासती स्ट्रक्चर है उसका बुनियादी मकसद ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के वजूद का मकसद भी यही है, दुनिया की किसी रियासत के वजूद का मकसद जो यही है कि उस मुल्क के शहरियों को इंसाफ मिले, उनकी बेरार आज़ादियाँ जो वो कटे हों और उनको जो वो इंसाफ का तरीक़ाकार मुहैया हो। दूसरा ये कि उनकी वेलफेयर एंड वेलबींग की जा सके, और वो वेलफेयर और वेलबींग इस टैक्स के पैसे से होगी जो वो टैक्स का पैसा देंगे। जैसे मैं आपको पहले बता चुका कि जिस तरह आपकी इंफरादी ज़िंदगी है, इसी तरीके से आपकी इज्तिमाई ज़िंदगी और आपकी रियासती ज़िंदगी के अफेयर को कंडक्ट करने के लिए, उसको वहाँ रखने के लिए, उसको चलाने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत है। तो लेट्स सी कि हम रियासत पाकिस्तान में पैसे कैसे लाते हैं, हमारे पास इसके हवाले से क्या सिस्टम जो है वो मौजूद है। जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया कि टैक्स लॉ आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इसको डील करता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ये आपका मेजर लॉ है जो आपके टैक्स से रिलेटेड मैटर्स को डील करता है। इसके साथ जो वो सो मेनी
एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशन, SOPs एंड जो एनुअल बजट आपका आता है, जो सालाना, अभी भी हमारा सालाना बजट मेरे ख्याल में आने वाला है, फेडरल भी प्रोविंशियल भी, तो उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ जो पॉलिसियाँ जो वो अप टू डेट जो वो टाइम टू टाइम होती रहती हैं। तो मेजर जो है आपका यही इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। इसकी तनाज़ुर के अंदर जो हम देखते हैं कि हमारा टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, हम पैसे कहाँ से लाते हैं और हमने इनको किस तरीके से जो वो रियासती स्ट्रक्चर के अंदर जो वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इस सब को समझने से पहले एक बात और आपने समझी है कि जो आपका इस्लामिक रिपब्लिकन कंट्री है पाकिस्तान है, पाकिस्तान अगर हम अपनी रियासत की बात करें, किसी और रियासत के अंदर भी ये सिस्टम मौजूद है, जैक्स्टा पोजिशन इकॉनमी जो जिस तरीके से हमारे पड़ोस में इंडिया है, यहाँ ईरान है, तुर्की है, एंड सो मेनी इकॉनमीज ऑफ द वर्ल्ड आर देयर जिनका अपना अपना टैक्स सिस्टम है। मोटे फर्क है, लेकिन ये बात आपको बता दूं कि किसी मुल्क का जो टैक्स सिस्टम होता है वो उसकी बैकबोन होती है। उसने अगर जितना अच्छा टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया होगा, इतनी उसकी अच्छी मैशत होगी, इतना अच्छा उसका जो फाइनेंस होगा, इतना अच्छा उसके जो अफेयर्स कंडक्ट होंगे। तो हमने जो इसको पाकिस्तान को एडमिनिस्ट्रेटिवली जो डिवाइड किया हुआ है वो आपको पता है कि यूनिट्स के अंदर किया हुआ है। प्रोविंसेस के 4 है, उसके बाद फाटा है। फाटा जो है वो अभी अमेंडमेंट के जरिए जो वो इसका KPK का हिस्सा बना दिया गया है, और बाकी इसके अलावा इसके जो टेरिटोरी का पार्ट तो नहीं है, लेकिन इसके साथ ही एक प्रोविंस की तरह इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। वो है गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर जो है वो इन दोनों को भी इसके साथ ही जो है वो ये भी इसके यूनिट्स के तौर पर तस्वर किया गया है। और कैबिनेट 1971 का गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है कि जिसके अंदर ये कहा गया कि आज़ाद कश्मीर नॉट अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान बट इट विल बी ट्रीटेड एडमिनिस्ट्रेटिवली लाइक अदर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो पहली बात तो ये है कि ये फेडरल सिस्टम है। ये पाकिस्तान के नीचे जो प्रोविंसेस हैं जिनमें पंजाब, KPK और सिंध और बलूचिस्तान, इस तरीके से इनको यूनिट वाइज जो चीजों को डिवाइड किया गया है। अब आईन पाकिस्तान के लिए 2 लिस्टें प्रोवाइड की गई। एक है आपकी फेडरल लिस्ट और दूसरी है आपकी प्रोविंशियल लिस्ट। जहां कोई जो फेडरल सिस्टम हो जिस मुल्क के अंदर भी, उसके अंदर उस मुल्क के आइन के जरिए वफाक और उसके यूनिट्स के दरमियान इख्तियारात को तकसीम कर दिया जाता है, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अभी पहले क्या था, पहले लिस्टें जब 3 थी, एक फेडरल लिस्ट थी, प्रोविंशियल थी, फिर कंकरेंट लिस्ट थी। और कंकरेंट लिस्ट का मुराद ये थी कि कंकरेंट लिस्ट में सूबा भी और वफाक दोनों जगह उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, मगर उसको 18th अमेंडमेंट में खत्म कर दिया जाता है, खत्म कर दिया गया था, इसलिए उसकी डिटेल में मैं ज़्यादा नहीं जाता। अभी ये बात आप समझिए कि कुछ अमूर जो वफाक के पास इन इस्लामाबाद जो कैपिटल हमारी टेरिटोरी है, जहाँ हमारी पार्लियामेंट है, जहाँ वफाकी हमारी हुकूमत है, उसके एम्बट में, उसके दायरे इख्तियार में है, और बाकी जो है वो रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के जो वो दायरे इख्तियार के अंदर जो वो दिए गए हैं। तो इस लिहाज से अब मिसाल के तौर पर हम अगर देखें, जनरली देखें, जैसे मैंने अपनी इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी आपको बता चुका हूँ कि जो आपका दफा है, आपकी फॉरेन पॉलिसी है, आपकी करेंसी है, आपका जो रेलवे है, PEA है, तो इस तरह के जो चीज़ें हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के एम्बट में फाल करती हैं। और जो आपकी इंटरनल पुलिस के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर होती है किसी यूनिट के अंदर, वो सूबे के पास है, हेल्थ आपकी सूबे के पास है, एजुकेशन आपकी सूबे के पास है, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी सूबे के पास है, जिसमें ये DCSE वगैरह आते हैं, ये शहर के जो इंतजाम इंतजाम है, TMS वगैरह म्यूनसिपल कमेटियाँ जितनी हैं, ये आपकी जो वो सूबाई उसके नतीजे में अंडर आती हैं। अब लाइकवाइज जिस तरह ये इख्तियार डिस्ट्रीब्यूट है, इन वफाक और सूबों के दरमियान ये डिस्ट्रीब्यूट है,
लाइकवाइज जो आपका टैक्स सिस्टम है वो भी वफाक और सूबों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट है। आइए देखते हैं कि वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। ये देखें ना, आपके इल्म में है कि वफाकी हुकूमत अपना एक बजट पेश करती है। बजट से मुराद ये होती है कि आपका एस्टिमेटेड जो एक्सपेंडिचर है कमिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो कितने हैं। तो उसके अंदर फिर ये देखा जाता है कि हमारी एक्सपेक्टेड जो इनकम है वो कितनी है, और उसके बाद उनमें अंदर जो फर्क होगा वो जाहिर बात है कि उनका डेफिसिट होगा। और अगर उनका फर्क इस तरीके से है कि आपकी एक्सपेक्टेड इनकम ज़्यादा है, और जिस तरह के मेजर तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर मौजूद है, जिस तरह अमेरिका, चीन, बड़ी इकानमीज जो दुनिया की हैं, उनके अंदर इस तरीके से होता है कि वहाँ बजट डेफिसिट जो है वो तकरीबन नहीं होता। तो अगर वो ज़्यादा हो आपकी इनकम तो फिर उसको सरप्लस कहेंगे। आपकी एक्सपेंडिचर कम हो और इनकम आपकी ज़्यादा हो तो उसको सरप्लस कहेंगे। अगर आपकी इनकम जो है वो कम हो, जिस तरह के हमारे मुल्क में इनकम कम होती है और हमारे जो एक्सपेंडिचर है मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी पर वो ज़्यादा होते हैं, तो इसको हम बजट डेफिसिट का नाम जो वो देंगे। तो बजट क्या है? आपकी एक्सपेक्टेड जो अखराजात होने हैं कर्म फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अब ये वफाकी हुकूमत देती है तो उसके साथ साथ जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी देती है। इसका मतलब ये हुआ कि वफाकी हुकूमत के अपने अखराजात हैं और सूबाई हुकूमतों के अपने अखराजात हैं। अब ज़ाहिर है दोनों के अगर अपने अपने अखराजात हैं तो दोनों की इनकम भी अपनी अपनी है। तो ये बात समझनी है कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो अगर हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड करें तो यूँ कहेंगे टैक्स collected by फेडरल गवर्नमेंट, और दूसरा है टैक्स कलेक्टेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। कुछ मामलात ऐसे हैं जिनके अंदर जो टैक्स आपका जब कलेक्ट करती है फेडरल गवर्नमेंट, और कुछ मामलात ऐसे हैं कि जिनके अंदर जो वो टैक्स कलेक्ट करती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सबसे पहला जो फेडरल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है वो है इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। जितनी भी रियासत के अंदर लोगों की इनकम है, मगर इनकम एबल जो टैक्सेबल इनकम है वो हम जब इनकम वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि टैक्सेबल इनकम से क्या मुराद है। जो टैक्सेबल इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर पर जो इनकम है उसको छोड़कर बाकी जितनी इनकम है उन पर जो टैक्स है वो फेडरल गवर्नमेंट देती है। उसके बाद सेल ऑन गुड्स, वो गुड्स जब वो विद इन कंट्री अगर हो रही है या कंट्री से बाहर जो वो एक्सपोर्ट हो रही है, मुल्क से बाहर भेज रहे हैं, उन पर जो टैक्स होगा वो भी फेडरल गवर्नमेंट ने कलेक्ट करना होगा। उसके बाद फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर या उनकी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पर जो टैक्स होगा वो भी फेडरल गवर्नमेंट ने कलेक्ट करना है। उसके बाद पेट्रोलियम पर जितना भी आपका टैक्स होगा ये भी फेडरल गवर्नमेंट ने जो कलेक्ट करना है। अब इस तरीके से अगर हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ आए तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जो एग्रीकल्चर के लिए इनकम आएगी, बाकी इनकम का फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी और एग्रीकल्चर इनकम का प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो ये कम करेगी, कलेक्ट करेगी। उसके बाद कैपिटल गेन जो होगा वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो वो टैक्स कलेक्ट करेगी। उसके बाद मोटर व्हीकल जितना भी होगा, यानी ये गाड़ियों के ट्रांसफर पर जो टैक्स लगेगा ये भी, मसला अगर पंजाब के अंदर है तो पंजाब गवर्नमेंट देगी, सिंध के अंदर है तो सिंध गवर्नमेंट देगी। कि जो गाड़ियों पर आप देखते हैं ना कि नंबर होते हैं मुख्तलिफ शहरों के, और उनको एक सूबे के अंदर जो वो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। उसके बाद लैंड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सेस, कॉटन टैक्स, सेस और शुगर, ये सारी चीज़ों पर जो टैक्स लगेंगे ये आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेगी।
तो ये तो थी बाइफर्केशन, ये इस पर मैं रेपिटेशन में आऊंगा जब टॉपिक पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ आपके अंदर में चूंकि मैं इंट्रोडक्शन सिर्फ दे रहा हूँ, तो जनरल जो है वो खाका आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ, तो ताकि हम जो वो तेजी से आगे बढ़ सकें। ये मैंने आपको क्या बताया कि कौन से टैक्स ऐसे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने लेने हैं और ये फेडरल गवर्नमेंट की इनकम कराएगी, और इसकी इनकम की बुनियाद पर आपकी फेडरल गवर्नमेंट अपना बजट जो है वो तरतीब देगी। और जो दूसरी है वो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो सूबों के पास है, वो मैंने आपके साथ जो उसकी बाइफर्केशन भी दी है। अब आ जाते हैं काइंड्स ऑफ टैक्स पर। काइंड्स ऑफ टैक्स आपकी मेजर दो हैं, डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो है कि जो अपनी इनकम पर आप डायरेक्ट जब आप रिटर्न फाइल करते हैं W-1/4 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत, तो वो अगर आपकी इनकम जो है वो टैक्सेबल इनकम हो तो जो आपका टैक्स बनता है उस साल का फाइनेंशियल ईयर का, वो टैक्स आप डायरेक्ट जो है वो जाकर कौमी खजाने में डालते हैं। अगर वो वफाक को देने वाला हो तो वफाक को, सूबे को देने वाला तो सूबे को देते हैं। यानी आप डायरेक्ट जाकर स्टेट के अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। उसके दरमियान आपके और रियासत के दरमियान कोई और तीसरा शख्स है वो नहीं होता, कोई और चैन नहीं होता। तो ये होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, यानी जो आप जाकर डायरेक्ट स्टेट के अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं और उसकी डिपॉजिट स्लिप जो वो आप हासिल करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। अब जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो है आपका वो टैक्स जो डायरेक्टली स्टेट के अकाउंट में नहीं डालते, बल्कि एक चेन के लिए जो वो आप स्टेट के अकाउंट में चाहते हैं। मिसाल के तौर पर इसकी जो जीएसटी जनरल सेल टैक्स, ये इसकी सबसे ग्लेरिंग एग्जांपल है। आपका जो सर्विसेज पर जो टैक्स आपने देखते हैं, कहीं आप रेस्टोरेंट में बैठते हैं, कहीं खाना खाते हैं, तो आपको खाने के साथ जो बिल आता है वो 2-3 उसके पार्ट्स होते हैं। एक वो बिल है जो 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 चीज़ उन्होंने आपको प्रोवाइड की, जो खाना उन्होंने आपको प्रोवाइड किया है, उसकी जो प्राइस होती है, और प्राइस जो वो प्रॉफिट के साथ जो उनका अपना रेस्टोरेंट का जो प्रॉफिट बनता होगा उस प्रॉफिट के साथ उन्होंने उसकी एक जो रेट है स्पेसिफाइड रेट लिस्ट के मुताबिक वो तो होगी आपकी उसकी कीमत जो खाना आपने खाया। फिर एक वो सर्विसेज जो अपने तौर पर जो वो देते हैं, ये बाद जगह पर है और बाद जगह का नहीं है। सर्विसेज भी का वो बिल के अंदर ऐड कर देते हैं 100-200 रुपये या 400 जो भी। और एक होता है टैक्स जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट देती है, क्योंकि सर्विसेज ये होटल पे जो आपको खाना या सर्विस रेस्टोरेंट वगैरह पे मिलता है, ये आपकी सर्विसेज का जो टैक्स है वो रेस्टोरेंट वाले आपसे कलेक्ट करते हैं, यानी वो आपने सर्विसेज देते हैं और ये सर्विसेज का टैक्स जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट देती है। तो आपके वो बिल में जो टैक्स है सर्विस टैक्स जो वो उसको ऐड कर देते हैं और बाद जो वो गवर्नमेंट को वो रेस्टोरेंट वाले इसको पे करते हैं। यार ये बात आपके साथ शेयर करने की बहुत जरूरी समझता हूँ कि हम लोग बात करते हैं वो वहाँ से बिल नहीं लेते अपना, उनके एक स्पेसिफाइड जो बुक है जो उनको गवर्नमेंट ने इशू की हुई है। हमारा ये काम बनता है बीइंग सिटीजन, ये हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि हम उसके ऊपर से उनसे वो बिल जो पक्की बुक पर जो वो हासिल करें। हम बात का जो बिल हासिल नहीं करते हैं, हम इतने तकलीफात में होते हैं, या फिर अगर हासिल करते हैं तो वो जो कच्चा उन्होंने वो बना के दिया होता है उसका, तो इसमें वो बात का जो टैक्स एविजन जो है वो का इर्तिकाब भी वो रेस्टोरेंट वाले बनते हैं। तो और इसकी जिम्मेदारी जो है वो टू सम एक्सटेंट में ये समझता हूँ हम पर भी है कि हम अगर उनसे बिल वसूल कर लें तो उनको जो है वो बिल जो है उस बुकलेट पर जारी करना होगा कि जो बुकलेट उनको गवर्नमेंट ने इशू की है, तो फिर वो टैक्स एविजन नहीं कर सकते, वो टैक्स चोरी नहीं कर सकते। मगर चूंकि हम उनसे उस बुक पर नहीं लेते हैं
तो वो ज़रा हमसे तो वसूल कर लेते हैं वो टैक्स, मगर जो गवर्नमेंट है उनको वो उसको थोड़ा शो करते हैं उस बिल को, चंद बिल जो वो अपनी पक्की बुक पर बना देते हैं जो गवर्नमेंट को शो कर देते हैं। और अगर फर्ज के हमने जो 10 लाख रुपए की जो पूरे महीने में फर्ज के सेल की है तो 1.5-2 लाख उसको शो कर देंगे, या वो टैक्स सिस्टम से एग्जाम्पल होगा, अगर होगा तो मिनिमम सा उस पर जो टैक्स होगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो मिलकर जो बड़ी चीज़ें जाकर बनती हैं, जिस तरह कहते हैं कतरे कतरे से जो दरिया बनता है। तो अगर एक रेस्टोरेंट अगर पर मंथ जो है इतना टैक्स डिवीजन करेगा, अगर 10 लाख रुपए पर जो उसका टैक्स क्या बनता था और 2 लाख रुपए पर उसका टैक्स क्या बनेगा, ठीक है, तो ये एक डिफरेंस होगा। फर्स्ट किया सपोज कीजिए कि 2 लाख रुपए पर उसका 10,000 रुपये टैक्स बनता है और 10 लाख रुपए पर 1 लाख रुपया सॉरी 50,000 रुपये उस पर टैक्स बनता है। 2 लाख पर 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये 5,000 रुपये है, तो 10 लाख 50,000 रुपया है। तो उसने 10,000 रुपये टोटल जो है वो स्टेट के खिलाफ में 40,000 रुपये एक महीने का वो अवेट कर लिया, उससे बच गया, चोरी कर लिया, छुप गया उससे। और वो उसमें अंदर हमारी भी एक कंट्रीब्यूशन ये है कि हमने अपनी एप्लीकेशन बीइंग सिटीजन जो हमारे जो उसका तकाजा करता है हमने उसको पूरा नहीं किया। तो ये जो टैक्स है ये इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी ये आप रेस्टोरेंट को पे करते हैं और रेस्टोरेंट को गवर्नमेंट को पे करना है। लेकिन इसको आप जो बात मैंने आपसे शेयर की कि अगर आप ये कोशिश करें कि आप उसको एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग सिटीजन पूरी करेंगे तो टैक्स डिवीजन जो नहीं होगा, और वो जो टैक्स आपने दिया हुआ है बीइंग शहरी, तो वो टैक्स सारे का सारा जो वो कौमी खजाने में जाएगा और वो आप पर एक्सपेंड होगा और बजट डेफिसिट से हम अवॉइड कर सकेंगे। तो ये थी 2 काइंड्स डायरेक्ट टैक्स जो कि डायरेक्ट कौम के रियासती अकाउंट में जाता है, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स जो कि आप पे करते हैं और दरमियान में उसके आपके और रियासत के दरमियान में एक शख्स होता है, जिस तरह यहाँ रेस्टोरेंट वाला है या जीएसटी में आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, शॉपकीपर है, ठीक है। आप एक माचिस की डब्बी लेते हैं तो उसको जो नीचे प्राइस है उसको पढ़िएगा, आप सिगरेट की डब्बी लेते हैं, आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो आप उसके ऊपर जो प्राइस लिखी होती है उसके ऊपर आगे सेल टैक्स लिखा होगा, तो सेल टैक्स बेसिकली वो वही टैक्स होता है, वही इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो आप पे करते हैं और उस शॉपकीपर के जरिए, उस डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए या उस रेस्टोरेंट वाले के जरिए जो वो रियासती खजाने में जाता है। ये थी इसकी जो जनरल पॉइंट्स। इसके बाद हम देखते हैं हेड ऑफ टैक्स। कौन कौन से ऐसे जरिए हैं जिनसे अभी तक हम क्या देख चुके, हम देख चुके कि ये जो टैक्स क्या चीज है और टैक्स जो क्यों लागू किया जाता है, स्टेट के क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टेट की क्या हनाकी है। हमने देखा कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की मुख्तलिफ अफेयर ऑफ लाइफ जो वो डिस्ट्रीब्यूट है। फिर हमने देखा कि जो टैक्स है वो भी डिस्ट्रीब्यूट है बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। हमने देखा कि कौन कौन से टैक्स है वो फेडरल गवर्नमेंट ने वसूल करने हैं। हमने ये देखा कि कौन कौन से टैक्स हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो वसूल करने हैं। फिर हमने ये देखा कि टैक्स की जो कौन कौन से काइंड्स हैं। हमने देखा कि डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स को डिफाइन किया कि ये डायरेक्ट आप कौमी खजाने में डालते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स आप जो दरमियान में मिडमैन के दिए आप मिडमैन को देते हैं और मिडमैन जो वो जाकर कौमी खजाने में डालता है। हम देखेंगे हेड ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ, इनके किन किन हेड्स के नीचे रियासत टैक्स वसूल करती है। हेड्स ऑफ इनकम, कौन कौन से हेड्स हैं जिनके ऊपर टैक्स लगता है और वो टैक्स जो है वो रियासत वसूल करती है। यहाँ ये बात कि ये जो हेड्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ, ये बात आपने नहीं बोलनी या आपने कंफ्यूज नहीं होना कि भाई अब ये ऊपर जो सामने पढ़ाया था कि भाई ये फेडरल गवर्नमेंट करेगी तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी। अब ये नई चीज में हेड ऑफ इनकम, ये हेड ऑफ इनकम जो मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ, बेसिकली ये हेड्स होंगे जिनसे इनकम जनरेट होगी रियासत की। अब इसके अंदर
जो फेडरल के एम्बेड में फाल करेंगे, जिन पर टैक्स फेडरल गवर्नमेंट ने वसूल करना है तो वो फेडरल गवर्नमेंट ने उड़ेगी, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने वसूल करना तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हिस्से में आएगा, वो वसूल करेगी। कॉमन हेड यही है इनकम के, मेजर ये 5 हेड्स हैं, 5 हेड है जिनके जरिए से जो रियासत अपना टैक्स जो वो वसूल करती है। सबसे पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी जो आपको तनख्वाह से, अगर आपकी ये जो सैलरी है एक साल के अंदर जो 4 लाख या 6 लाख जो बनता है, अभी लेटेस्ट देख लेंगे कि उन्होंने 4 लाख का या 6 रखा है, लेकिन एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो एक सैलरी, ऐसी सैलरी, ये सैलरी से मुराद ये नहीं कि अगर आपकी 5,000 रुपये महीना तनख्वाह है तो भी आपने टैक्स देना है, आपकी 2,000 तनख्वाह है तब भी आपने देना, आपकी 1 लाख है तो भी देना नहीं। एक सर्टेन जो एक उन्होंने एक तयन कर दिया है कि इतनी इनकम अगर होगी या इससे ज्यादा होगी तो फिर जो है वो ये सैलरी पर जो टैक्स जो है वो इम्पोज किया जाएगा रियासत की तरफ से। फिर आगे उन्होंने उसको कैटेगराइज किया कि अगर इतनी हद तक होगी तो इतना टैक्स होगा, अगर इससे ज्यादा इतनी हद तक होगी तो इतना। जिस तरीके से वो आप बिल जमा करवाते हैं ना, उसका बिजली का बिल जमा करवाते हैं, तो उसके अंदर जो आपको बताया जाता है जी कि इतनी यूनिट तक अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो आपका बिल इस रेट के साथ आएगा, इससे ज्यादा अगर 100 यूनिट आए तो जो बिल की जो यूनिट का प्राइस है वो इतनी होगी, अगर 200 से ज्यादा है तो फिर प्राइस उतनी होगी, ज्यादा उससे होती है, अगर 300 से ज्यादा है तो प्राइस और बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ भी कि जो एक सर्टेन अमाउंट तक अगर सैलरी है तो यहाँ पर टैक्स लागू होगा, उससे नीचे जो एग्जेम्प्ट होगा उससे ऊपर शुरू होगा, और उसके बाद अगर फला इनकम तक जाती है, फला इतनी अमाउंट तक जाती है तो ये टैक्स इतना ज्यादा हो जाएगा, फिर इतनी तक जाती है। इस तरीके से वो वेरी करता रहता है, आगे बढ़ने से बढ़ता रहता है। तो पहला जो है वो सैलरी पर टैक्स आपका लगेगा, मगर जो सैलरी इनकमेबल टैक्सेबल सैलरी होगी। उसके अंदर कुछ बाद में फिर उसमें है एक्सेप्शन भी है, सैलरी की क्या डेफिनेशन है, सैलरी के मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट है वो क्या है, ये सारी चीजें जो हम डिस्कस उसके अंदर करेंगे। लेकिन मेजर यही अब आगे इनकम फ्रॉम बिजनेस टैक्स। इनकम फ्रॉम बिजनेस टैक्स ये दूसरा हेड है, इनकम फ्रॉम बिजनेस। जिस तरह यहाँ सैलरी है यहाँ बिजनेस है। अब हम इसको भी देखेंगे कि बिजनेस क्या है, बिजनेस की किन सूरतों में है, कहाँ डिडक्शन है, कहाँ जो वो एडजस्टमेंट है, कहाँ एग्जम्पशन है, ये सारी चीजें हम जब उसके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स, ये जो प्रॉपर्टी आप सेल परचेज करते हैं तो उस पर जब वो एक रजिस्ट्रेशन पर जो खर्चा होता है, जो स्टाम्प आप लगाते हैं, वो सारा जो आप खजाने में डालते हैं, तो ये बेसिकली वही है, प्रॉपर्टी पर टैक्स है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसमें फिर एक चीज और ऐड करने भूल गया कि जो आपको मिसाल के तौर पर एक प्लाजा आपका किराए पे लगा हुआ है, कोई घर लगा हुआ है, लेकिन ये भी अगर इनकम एबल इनकम होगी प्रॉपर्टी से तो तब ये इसमें आ जाता है। इसी तरीके से फिर आपका नंबर 4 पे इनकम फ्रॉम गेन टैक्स, यानी नंबर 4 पे आ जाएगा गेन टैक्स। जो आपने ये गेन टैक्स बेसिकली ये होता है कि आपने फर्ज कीजिए कि गोल्ड है वो आपने रखा, आपने परचेज किया और 10 साल बाद उसको सेल किया, तो एकदम यकदम उसकी 10, 20, 30 लाख रुपए जो इनकम जो बढ़ गई है, उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ गई। उसके बढ़ने के नतीजे में आप पर जो हुआ जो आपने जो डिफरेंस आया तो वो आपका गेन है।
इस पर जो टैक्स है वो क्या बनेगा उसको हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर कि वो गेन टैक्स क्या होता है और ये सारी चीजें। उसके बाद जो है लास्ट आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये आपका एक होता है, ये भी आपका एक सोर्स है जो इन चार में फॉल नहीं करेगा। सैलरी में ये मैंने बोल तो दिया है, लिखना हो गया। बिजनेस में फॉल नहीं करता, प्रॉपर्टी में गेन में फॉल नहीं करता, तो फिर वो अदर सोर्सेज में फॉल करेगा। इसको अभी हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे टैक्स होते हैं जो अदर सोर्सेज में फॉल करते हैं। तो ये थे आपके सोर्सेज ऑफ हेड्स ऑफ इनकम कि जहां से आपने टैक्स वसूल कर। अब इसके अंदर ये जो हेड्स मैंने लिखे, जो चीज डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, अगर वो फेडरल गवर्नमेंट ने लेना है, फेडरल गवर्नमेंट जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं, अगर वो फेडरल गवर्नमेंट के एम्बट में आएगा तो फेडरल गवर्नमेंट ले लेगी। मिसाल के तौर पर इनकम फ्रॉम बिजनेस है, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर वो ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग का वो काम करते हैं, ये किसने लेना है? ये फेडरल गवर्नमेंट के अंदर एम्बट में फॉल करेगा। अगर वो प्रॉपर्टी टैक्स है तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने लेना है। अगर वो अदर है जीएसटी तो वो गुड्स पर है तो फेडरल गवर्नमेंट ने लेना है, सर्विसेज पर है तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने लेना है। सैलरी टैक्स है तो वो जिस कैटेगरी में फॉल करेगा, फेडरल वो एम्प्लॉय है या उसके अंदर फॉल करता है तो वो उसमें वो फेडरल गवर्नमेंट को देगा, और अगर प्रोविंशियल में फॉल करता है तो वो प्रोविंशियल को देगा। एज ए केस में भी ये जो हम आगे चलते जाएंगे तो ये आपके जहन में ये कंसेप्ट जब क्लियर होते जाएंगे। तो तीन बातें हमने पढ़ी अभी तक, चौथी हम एनालिसिस पढ़ेंगे कि आपकी ये जो टैक्स सिस्टम की अथॉरिटीज हैं ये क्या होती हैं, और फिर हम उसको आगे कंक्लूजन की तरफ जो वो लेकर जाएंगे। अभी तक जो देखा काइंड्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स कलेक्टेड बाय फेडरल गवर्नमेंट, टैक्स कलेक्टेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और हेड्स ऑफ टैक्स है वो टिल जेट हमने देखे हैं। अब हम देखते हैं अथॉरिटीज। इस टैक्स सिस्टम के अंदर अगर आप कंफ्यूज होते गए, अगर आप कंफ्यूज रहे तो आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे। इसलिए इसको ये जो तीन बातें मैंने आपको बताई हैं ये बहुत बुनियादी बातें हैं। अगर ये बात आपने समझ ली तो आप टैक्स सिस्टम के अंदर, रियासती टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर कभी भी कंफ्यूज नहीं होते। और ये चौथी बात कि आपकी हायरार्की कैसे है, आपकी टैक्स अथॉरिटी क्या है। आपकी टैक्स अथॉरिटी अगेन, चूंकि हमने ये बात पढ़ ली, समझ ली, देख ली कि आपका टैक्स जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। फेडरल गवर्नमेंट एक टैक्स जो है वो आपका लेती है, तो जो टैक्स आपका फेडरल गवर्नमेंट लेती है तो दैट विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय एफबीआर, जिसका नाम आपने सुना होगा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। लिख देता हूं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये आपका उन तमाम अफेयर्स के ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, इसके नीचे पे सब डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हो रहे हैं, वो एफबीआर के टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उसके नतीजे हम जो देखेंगे। तो इसका जो पावर फंक्शन क्या है, ये कंपोज कैसे होता है, एस्टेब्लिश कैसे होता है,
इसकी क्या जुरिडिक्शन है, क्या दायरा है, लेकिन कट द साइड स्टोरी शॉर्ट कि ये उन टैक्सेस से डील करता है जो टैक्स आपने फेडरल गवर्नमेंट को देने हैं। कौन कौन से जो हम नीचे देख चुके हैं। मिसाल के तौर पर आपका इनकम अदर देन एग्रीकल्चर है, जितनी आपकी इनकम है अदर देन एग्रीकल्चर वो इसमें आएगी। गेन टैक्स आपका इसमें आएगा, सॉरी मैं प्रोविंशियल वाले डिस्कस करना शुरू कर दिए। इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, यानी जितनी आपकी इनकम है सिवाय एग्रीकल्चर के वो आप इसमें फाइल करेगी। आपका सेल टैक्स ऑन गुड्स वो आप इसमें फाइल करेगी। आपकी जो जितने भी फॉरेन एक्साइज ड्यूटीज हैं इंपोर्ट पर, एक्सपोर्ट पर या मैन्युफैक्चरिंग पर वो आपका फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। और आपका पेट्रोलियम पर जो लेवी होगी, पेट्रोलियम पर मसनूआत पर जो आपका टैक्स होगा वो भी फेडरल गवर्नमेंट जो है कलेक्ट करेगी और वो एडमिनिस्टर होगा, वो सिस्टम एडमिनिस्टर करेगी आपकी एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बाकी जो आपके सूबे में फाल करते हैं प्रोविंशियल, उनमें हर सूबे के अंदर जो इसका नाम मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ जगहों पर मसलन सिंध टैक्स डिपार्टमेंट, प्रोविंशियल टैक्स उसका डिपार्टमेंट अलग है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एक्ट के लिए जो बनता है और वो एडमिनिस्टर होता है, उसके पास फंक्शन करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है। और वो जो टैक्स कलेक्ट करता है या एडमिनिस्टर करता है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए करता है। तो ये अपने अपने इनके प्रोविंशियली अपने अपने इनके नाम है टैक्स डिपार्टमेंट्स, और उनके राखी अतयन जो वो मुतलका सूबा करता है जिस सूबे का वो होता है। अब एक चीज और जो हम डिस्कस करेंगे, ये बात हमारी जहां तक खत्म होगी, दो चीजें और, एक ये कि टैक्स एग्जेम्पशन क्या है, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं कि जिन पर आपको, मैं दो सारे आपको देता हूँ, बाकी स्टाफ के अंदर पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर आपकी पेंशन पर जो वो टैक्स नहीं होता, चाहे जितनी भी वो हो, पेंशन जो हो इससे मुबर्रा है, इससे एग्जेम्प्टेड है। दूसरा ये आपका जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो चैरिटेबल काम करती है जो ऑर्गेनाइजेशन, उन पर जो चूंकि वो रियासत का मकसद लोगों की वेलफेयर ही करना है और उनका मकसद भी रियासत की शहरी की वेलफेयर करना है, तो इसलिए उनको भी टैक्स के मामले से एग्जाम करार दिया गया है। सो मेनी थिंग्स आर एग्जाम्पशंस देयर, बिजनेस के अंदर भी जो बहुत सारी चीजों पर, बहुत सारी इनकम पर, बहुत सारे मामलात पर, अफेयर पर जो आपको एग्जाम्पशन दी जाती है। एग्जाम्पशन वाला भी एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। और एक टॉपिक हम करेंगे आपकी रिटर्न और आपकी ऑडिट, कि अगर आप रिटर्न जमा करवाते हैं, चूंकि जैसे कि अभी ये रिक्वायरमेंट भी है, मैंडेटरी भी हो गया है ये, तो रिटर्न, असेसमेंट और ऑडिट, ये इस टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह सेक्शन। और आखिरी है रेमेडीज। अगर आपको कोई गलत नोटिस दिया गया, गलत टैक्स का तकाजा किया गया, गलत टैक्स आपसे डिमांड किया गया और उसके नतीजे में आपको जब आपकी कोई प्रॉपर्टी जो वो अटैच करनी चाहती है, गवर्नमेंट फॉरफिट करना चाहती है, तो आपको क्या क्या रेमेडीज है उस नोटिस के खिलाफ, उस एक्शन के खिलाफ, उस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के खिलाफ जो आपके खिलाफ इनिशिएट हो रहा है। इस नतीजे में कि आप जो फ्रॉड टैक्स में हो रहे हैं, तो उस नतीजे में आपको क्या क्या दादरसी इस कानून में जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है इसने प्रोवाइड की है। आज इतना ही। इन दो लेक्चर्स के अंदर मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको जो आपका पोर्शन है लेबर लॉ का, उसका इंट्रोडक्शन करवाया, जिसमें मैंने IRA 2012 की रोशनी में आपको बताया, स्टैंडिंग ऑर्डर, डिपार्टमेंट कंपनसेशन एक्ट, उसकी रोशनी में जनरल इंट्रोडक्शन पहले दिया, फिर लिमिट्स की रोशनी में दिया, फिर ये बताया कि कौन कौन से टॉपिक जो हमारा स्टडी का हिस्सा रहेंगे इस बुक के अंदर। फिर आपने सेकंड पोर्शन के अंदर आपको मैंने टैक्स लॉ का इंट्रोडक्शन करवाया, जनरल इंट्रोडक्शन करवाया, फिर स्पेसिफिकली इसका मैंने कुछ आउटलेट्स आपको के साथ जो शेयर की,
जिसके अंदर मैंने बताया कि टैक्स की कितनी काइंड्स हैं, टैक्स क्या हेड्स हैं, टैक्स अथॉरिटीज क्या चीज़ हैं, उनके क्या इम्पैक्ट, क्या दायरा इख्तियार है, फेडरल गवर्नमेंट ने कौन सा टैक्स कलेक्ट करना है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कौन सा टैक्स कलेक्ट करना है, फेडरल गवर्नमेंट के किन अमूर में इख्तियार हैं आइन की रोशनी में, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कौन से मामला में इख्तियार हैं आइन की रोशनी में। जो ये चीज़ें जो हम डिस्कस की हैं इंशाअल्लाह फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट लेक्चर दैट विल बी नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3, उस लेक्चर नंबर 3 से हम इंशाअल्लाह इसको लेबर लॉ को डिस्कस करेंगे और लेबर लॉ को इंशाअल्लाह हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने जो टॉपिक यहाँ मेंशन किए हैं उनको आपको एकेडमिक और एग्जाम अभी आज तो मैंने जनरल अंदाज में अंदर मेंशन किए हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेबर लॉ का जो पोर्शन है इसके वो स्पेसिफाई वो क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो क्वेश्चन यहाँ मेंशन करूंगा और इंशाल्लाह उस तरीके से हम क्वेश्चन वाइज उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर यह इतना ही। अगर आपका आज के लेक्चर के हवाले से जो 2 लेक्चर हुए लेक्चर 1 और 2 इनके हवाले से अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।